स्वागत है आपका ट्रिक्स के दुनिया में। यहां मिलेगा हर टॉपिक, हर फील्ड का ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बिंदु है भारतीय संविधान की अनुसूचियां, एक विस्तृत विश्लेषण, अनुसूची 1 से 12 तक। जी, इसका सीधा मतलब है कि आज हम भारतीय संविधान की जो सभी 12 अनुसूचियां हैं, उन पर एक-एक करके विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ एक परीक्षा तथ्य दिया गया है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। जब संविधान बना था, तो उसमें सिर्फ 8 ही अनुसूचियां थी, और जो बाकी 4 हैं, वो बाद में संशोधनों के जरिए जोड़ी गईं, तो अब कुल 12 हो गई हैं। अगला बिंदु है परिचय और विकास। देखिए, अनुसूचियों के बारे में लिखा है, अनुसूचियां संविधान के अंत में दी गई सूचियां हैं जो अनुच्छेदों की व्याख्या करती हैं। मतलब ये संविधान के बिल्कुल आखिर में दी गई लिस्ट्स हैं जो आर्टिकल्स को और ज्यादा साफ करती हैं, उन्हें विस्तार देती हैं। संविधान संशोधन द्वारा 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गईं, 9, 10, 11 और 12। जी, जैसे हमने अभी बात की, ये 4 अनुसूचियां 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थीं। इन्हें बाद में संशोधनों के जरिए ही शामिल किया गया। और एक और परीक्षा तथ्य है, अनुसूचियां भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित हैं। बिल्कुल, मतलब ये जो शेड्यूल्स का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये विचार हमने 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है। ठीक है, तो अब आते हैं पहली अनुसूची पर। पहली अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्र। जी, पहली अनुसूची भारत के जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में है। इसमें लिखा है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका न्यायिक क्षेत्र शामिल है। हाँ, मतलब इस लिस्ट में आपको भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम मिलेंगे, और साथ ही ये भी कि उनका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है। संबंधित अनुच्छेद 1 और 4। जी, इस अनुसूची से जुड़े जो आर्टिकल्स हैं, वो हैं आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4। और वर्तमान स्थिति 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। बिल्कुल, आज की तारीख में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इन सब की सूची इसी अनुसूची में दी गई है। परीक्षा तथ्य, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी 69वें संशोधन 1991 द्वारा बनाया गया। हाँ, ये एक जरूरी जानकारी है कि दिल्ली को जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा मिला, वो 1991 में हुए 69वें संविधान संशोधन के बाद मिला था। चलिए अब दूसरी अनुसूची पर आते हैं। दूसरी अनुसूची वेतन और भत्ते। ये अनुसूची देश के जो बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारी हैं, उनके वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़ी है। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीशों आदि के वेतन, भत्ते और पेंशन के प्रावधान हैं। जी, इसमें जिन मुख्य पदों का जिक्र है, वे हैं राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG। यहाँ एक नोट है जो कि एक परीक्षा तथ्य भी है। नोट, इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रियों के वेतन का उल्लेख नहीं है। बिल्कुल सही। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इस अनुसूची में प्रधानमंत्री या दूसरे मंत्रियों के वेतन का कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, अब तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान। जी, ये अनुसूची शपथ के प्रारूपों के बारे में है, मतलब ओथ्स के फॉर्मेट्स के बारे में। यह विभिन्न संवैधानिक पदों के लिए शपथ का प्रारूप प्रदान करती है। हाँ, मतलब इस अनुसूची में ये बताया गया है कि कौन सा अधिकारी क्या शपथ लेगा। इसमें केंद्र और राज्य के मंत्री, सांसद और विधायक और जज और CAG वगैरह शामिल हैं। इसका परीक्षा तथ्य भी बहुत दिलचस्प है। राष्ट्रपति 860, उपराष्ट्रपति 869 और राज्यपाल 8159 की शपथ अनुसूची 3 में नहीं है। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों की शपथ का प्रारूप इस तीसरी अनुसूची में नहीं है, बल्कि वो संविधान के संबंधित अनुच्छेदों में ही दिया गया है, आर्टिकल 60, 69 और 159 में। समझ गई। अब आगे बढ़ते हैं। चौथी अनुसूची राज्यसभा सीटें।
ये अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से संबंधित है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। बिल्कुल, मतलब किस राज्य से या किस केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें आएंगी, ये इसी अनुसूची में तय किया गया है। आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जी, सीटों का ये जो बंटवारा है वो उस राज्य की जनसंख्या के हिसाब से ही होता है। और संबंधित अनुच्छेद 4(1) और 80(2) हैं। हाँ, इस अनुसूची से जुड़े आर्टिकल्स हैं 4(1) और 80(2). परीक्षा तथ्य: उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें 31 हैं। सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए वहां राज्यसभा की सीटें भी सबसे ज्यादा हैं, कुल 31। ठीक है, अब हम 5वीं अनुसूची पर आते हैं। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र। जी, ये अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। तो इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान हैं। हाँ, इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों का प्रशासन कैसे चलेगा, उसके नियम इस अनुसूची में दिए गए हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर पूरे भारत में लागू। बिल्कुल, ये अनुसूची इन 4 उत्तर पूर्वी राज्यों पर लागू नहीं होती। इनको छोड़कर भारत के बाकी सभी राज्यों के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, उन पर ये लागू होती है। राज्यपाल को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। जी, इस अनुसूची के तहत उस राज्य के राज्यपाल को इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं। और इसका परीक्षा तथ्य है, जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन अनिवार्य है। हाँ, इस अनुसूची के तहत एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाना जरूरी होता है, जो इन क्षेत्रों के विकास और प्रशासन पर सलाह देती है। तो फिर उन 4 राज्यों का क्या? यहीं पर छठी अनुसूची आती है। छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्र। बिल्कुल सही, ये अनुसूची भी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से ही संबंधित है, लेकिन ये सिर्फ उन 4 विशेष राज्यों के लिए है। पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। जी, और ये 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनको याद रखने के लिए एक ट्रिक भी है, AMTM। इस अनुसूची में स्वायत्त जिला परिषद बनाने का अधिकार दिया गया है। हाँ, ये सबसे जरूरी बात है। इसका मतलब है कि इन 4 राज्यों में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स यानी ADC बनाई जा सकती हैं, और इन परिषदों को अपने क्षेत्रों के लिए कानून बनाने की भी शक्ति होती है। परीक्षा तथ्य: याद रखें, इसमें मणिपुर शामिल नहीं है। जी, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मणिपुर पूर्वोत्तर का राज्य है, लेकिन वो छठी अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं 7वीं अनुसूची शक्तियों का विभाजन। ये अनुसूची केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। इसमें 3 सूचियां हैं। पहली है संघ सूची, 100 विषय, जैसे कि रक्षा, रेलवे, विदेश मामले। जी, संघ सूची में वो विषय हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। दूसरी है राज्य सूची, 61 विषय, जैसे कि पुलिस, कृषि। राज्य सूची में वो विषय हैं जिन पर आमतौर पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। और तीसरी है समवर्ती सूची, 52 विषय, जैसे कि शिक्षा, वन। और समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं। इसका परीक्षा तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। 42वें संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा और वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। 1976 में 42वें संशोधन के जरिए शिक्षा और वन जैसे विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। अब अगली 8वीं अनुसूची भाषाएं। जी, ये अनुसूची भारत की जो आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, उनसे संबंधित है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं। हाँ, आज की तारीख में इस अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, लेकिन मूल रूप से 14 भाषाएं थीं। मतलब जब संविधान बना था तब इसमें सिर्फ 14 ही थीं। यहाँ महत्वपूर्ण संशोधन भी दिए गए हैं। सिंधी को 21वें, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वें और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 92वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जी, इन संशोधनों के जरिए ही समय समय पर नई भाषाओं को इस सूची में शामिल किया गया। और परीक्षा तथ्य: अंग्रेजी और राजस्थानी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। हाँ, ये जानकारी भी बहुत जरूरी है। अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाएं ये दोनों 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। चलिए अब उन अनुसूचियों पर आते हैं जो बाद में जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार। जी,
ये अनुसूची खास तौर पर भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को एक तरह की सुरक्षा देने के लिए बनाई गई थी। इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। हाँ, ये संविधान में जोड़ी गई पहली नई अनुसूची थी। 1991 में पहले ही संशोधन से इसे जोड़ दिया गया था। इसका उद्देश्य जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती देने से बचाना। बिल्कुल, इसे बनाने का मुख्य कारण यही था कि भूमि सुधार से जुड़े कानूनों को अदालत में चुनौती ना दी जा सके ताकि उन्हें लागू करना आसान हो। यह अनुच्छेद 31B से संबंधित है। इसका एक परीक्षा तथ्य है 2007 के आईआर कोएल्हो निर्णय के बाद इस अनुसूची के कानून भी न्यायिक समीक्षा के अधीन है। जी, ये बहुत बड़ा फैसला था सुप्रीम कोर्ट का। 2007 में कोर्ट ने कहा कि 9वीं अनुसूची में डाले गए कानूनों की भी जुडिशियल रिव्यू हो सकती है, मतलब अदालतें उनकी जांच कर सकती हैं। ठीक है, अब अगली 10वीं अनुसूची दल बदल कानून। ये अनुसूची दल बदल को रोकने के लिए बनाए गए कानून से संबंधित है। इसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। जी, इसे 1985 में 52nd संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। इसमें संसद और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधान है। हाँ, मतलब अगर कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी बदलता है तो उसे किन हालात में अयोग्य ठहराया जा सकता है, इसके नियम इस अनुसूची में दिए गए हैं। परीक्षा तथ्य: अयोग्यता का निर्णय सदन के अध्यक्ष सभापति द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, किसी सदस्य को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने का जो आखिरी फैसला होता है वो उस सदन के स्पीकर या चेयरमैन का ही होता है। अब आते हैं 11वीं अनुसूची पर। 11वीं अनुसूची पंचायतें। जी, ये अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियां और जिम्मेदारियां बताई गई हैं। हाँ, मतलब पंचायतों के पास क्या क्या शक्तियां होंगी और उनकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, उसका पूरा विवरण इस अनुसूची में दिया गया है। इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। जी, ये 1992 में 73वें संशोधन के जरिए संविधान का हिस्सा बनी। इसमें 29 विषय शामिल हैं, जैसे कृषि, पेयजल, ग्रामीण आवास। हाँ, पंचायतों को काम करने के लिए कुल 29 विषय दिए गए हैं और ये अनुच्छेद 243G से संबंधित है। इसका परीक्षा तथ्य भी यही है कि यह अनुच्छेद 243G से संबंधित है। जी। और अब आखिरी अनुसूची 12वीं अनुसूची नगर पालिकाएं। जी। यह अनुसूची शहरी स्थानीय निकायों यानी नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसमें शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियां और जिम्मेदारियां शामिल हैं। हाँ, इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों और उनकी जिम्मेदारियों का उल्लेख है। इसे 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। जी, इसे भी 1992 में ही 74वें संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। इसमें 18 विषय शामिल हैं, जैसे शहरी नियोजन, स्वास्थ्य। बिल्कुल, नगर पालिकाओं को काम करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं और यह अनुच्छेद 243W से संबंधित है। ठीक है, इसका परीक्षा तथ्य भी यही है कि यह अनुच्छेद 243W से संबंधित है। जी, अब यहाँ एक याद रखने की ट्रिक दी गई है। हाँ, ये सभी 12 अनुसूचियों को क्रम से याद रखने के लिए एक अंग्रेजी का मेमोनिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से टेरिटरी, ई से इमोल्यूमेंट्स, ए से एफर्मेशंस, आर से राज्यसभा, एस से शेड्यूल्ड एरियाज। बिल्कुल, और फिर ओ से अदर ट्राइब्स, एफ से फेडरल लिस्ट, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एल से लैंड रिफॉर्म्स, डी से डिफेक्शन, पी से पंचायत्स और आखिर में एम से म्यूनिसिपैलिटीज। निष्कर्ष है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद रखें और 12 अनुसूचियां कभी नहीं भूलेंगे। सही है। अब एक और स्लाइड है, बाद में जोड़ी गई अनुसूचियां। ये एक तरह का सारांश है। जी, मूल संविधान में 1 से 8 अनुसूचियां थीं। 9वीं अनुसूची पहले संशोधन 1951 से, 10वीं 52वें संशोधन 1985 से, 11वीं 73वें संशोधन 1992 से और 12वीं 74वें संशोधन 1992 से जोड़ी गई। हाँ, और परीक्षा तथ्य के तौर पर लिखा है कि यह मिलान प्रश्नों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये जानकारी मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में बहुत काम आती है। ठीक है, अब दूसरी अनुसूची का थोड़ा और विवरण है। भाग ग, घ, ङ। हाँ, इसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध हैं और साथ ही भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन और शर्तें भी शामिल हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका वेतन
भारत की संचित निधि पर भारित होता है। जी। और परीक्षा तथ्य के रूप में कुछ अनुच्छेद दिए हैं जो दूसरी अनुसूची से जुड़े हैं, जैसे 59, 65, 125, 148 और 221। अब एक तुलनात्मक अध्ययन अनुसूची 5 बनाम अनुसूची 6। जी। इसमें बताया गया है कि अनुसूची 5 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर शेष भारत पर लागू होती है और इसमें जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान है। वहीं अनुसूची 6 केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पर लागू होती है और इसमें स्वायत्त जिला परिषद का प्रावधान है, जिन्हें विधायी और जनन्यायिक शक्तियां भी प्राप्त है। हाँ, और इसका परीक्षा तथ्य बहुत अच्छा है। अनुसूची 6 को इन क्षेत्रों के लिए संविधान के भीतर संविधान कहा जाता है, क्योंकि ये उन्हें बहुत ज्यादा स्वायत्तता देती है। और आखिरी स्लाइड है महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिंक। जी, ये क्विक रिवीजन जैसा है। अनुसूची 1 अनुच्छेद 1 और 4 से जुड़ी है, अनुसूची 4 अनुच्छेद 4 और 80 से, अनुसूची 7 अनुच्छेद 246 से, अनुसूची 10 अनुच्छेद 102 और 191 से और अनुसूची 11 अनुच्छेद 243G से जुड़ी है। परीक्षा तथ्य अनुसूची का उपयोग संबंधित अनुच्छेदों की व्याख्या और विस्तार के लिए किया जाता है। बिल्कुल, यही अनुसूचियों का मूल उद्देश्य है। वे संबंधित आर्टिकल्स को और ज्यादा स्पष्ट करती हैं। Thanks for watching. Like, share and subscribe for more amazing content.